Hello, welcome to my English class. Today in this video, I will help parents and teachers. In this video, I am going to tell you some teaching tips to improve English in your kids. How to improve teaching English in primary. A teacher who takes a hand opens a mind and touches a heart. Now, there are certain competencies in English on which we should work to make them clear to the students. For example, in English, there are reading in English, writing English, creative writing English. What is creative writing? Actually, you give some topic to the child and that child should be able to write 5 lines on it, speak 5 lines on it, or express his views on it. Grammar topic is easy, clear, and spelling, vocabulary, and next is handwriting. So these are certain competency we should work with the child. Now classroom teaching, how to start a teaching. It can be done at home also if you want your child to be concentrated and focused on teaching and learning. It should start with a short meditative talk every day. Like you are teaching your child, right? You should talk something about why he should learn, why he should be a good student, why he should read or study. बिकॉज बड़े होके आपको ये बनना है वो बनना है, इस तरह की बातें जब आप उससे कहेंगे कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये रोज़ की रूटीन में अगर आप कहेंगे तो उसके माइंड में ये लाइन सेट होती चली जाएंगी और वो पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ लेगा, क्योंकि उसको टारगेट नज़र आ रहा है कि मैं पढ़ूंगा धीरे धीरे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 12th क्लास तक जाऊंगा, फिर ये बनूंगा वो बनूंगा. तो ये रोज़ की टॉक में अगर आप रख लें 2 मिनट इसके बारे में तो बच्चा इंटरेस्ट लेके स्टडी शुरू करेगा. ओके, अब आते हैं कि पढ़ाना शुरू कैसे करना है. अ चार्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज शुड बी मेड एंड इट शुड बी डिस्प्लेड either in the class or in the house, in the room. The teacher must take care that child has to be guided, not to be taught. Yes, it is very much important thing. Every child has his own vocabulary in his mind, own understanding. सबको पता है, तो अगर हम कोशिश करें वहीं से निकालने की तो बच्ची को ज़्यादा समझ में आएगा. जैसे बच्चा घर में चीज़ों के नाम जान रहा है, राइट, तो आप उसको बोलें कि व्हाट इज़ दिस, सपोज द चाइल्ड सेज आलू, आप उसको प्यार से कह दें इट इज़ पोटैटो. बिकॉज अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज़ इंग्लिश में बोलनी है. गुड. तो इस तरह से जब आप उसको इनकरेज करोगे तो वो घर की जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको भी इंग्लिश में बोलेगा और उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी धीरे धीरे. देन नो क्वेश्चन आंसर टू बी रिटन ऑन द बोर्ड बाय द टीचर्स. और पेरेंट्स भी क्वेश्चन आंसर उनको बताए नहीं, उनको बोलने की छूट दे कि बताओ अब नाउ व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बच्चा बोलेगा, गलत बोलेगा, नो प्रॉब्लम. उसको राइट तरीके से बोलना और समझना आपको सिखाना है. लिखना आपको नहीं सिखाना, लिखना वो खुद करे. फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन रीड किया, आप क्वेश्चन ना रीड करो, क्वेश्चन भी उसी से रीड करवाओ. जब उसने क्वेश्चन रीड किया फिर उससे पूछो क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग निकला, मीनिंग वो बताएगा, आप इन मीनिंग में हेल्प कर दीजिए, ठीक है. फिर उससे बोलो अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर वो अपनी इंग्लिश में बोलेगा, टूटी फूटी इंग्लिश में. आप उसकी इंग्लिश को रीअरेंज करके उसके वर्ड्स को ढंग का आंसर बता दीजिए. फिर बोलिए नाउ राइट दिस आंसर. आप लिखिए मत, कहीं भी नहीं लिखिए. क्या होगा, जब वो लिख रहा होगा तो उस दिमाग से सोचेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा. इस तरह से उसका ब्रेन भी चार्ज होगा, थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाएगी और उसको ये खुशी होगी कि ये आंसर तो मैंने बताया था, मम्मा ने तो सिर्फ हेल्प की थी, टीचर ने तो सिर्फ हेल्प की थी. मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे हैव यूज देयर इनर स्ट्रेंथ टू लर्न इंग्लिश ऑन देयर ओन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम किसी को ये एहसास दिला दें कि वो कर रहा है, खुद कर रहा है, तो उसका जो मॉरल बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है. वो अगले दिन और शौक से बैठेगा आपके साथ पढ़ने. उसे ये लगेगा कि ये मेरी हेल्प कर रहा है. इससे ये नहीं लगेगा कि आप उसके सर पे थोप रहे हो पढ़ाई को, पढ़ो पढ़ो, ऐसा फीलिंग ही नहीं आने दो उसको. उसको ये लगेगा कि नहीं, कल मैंने कुछ नया सीखा था, आज मैं और सीखूंगा. सो मेक देम अंडरस्टैंड एंड यूज़ देयर इनर स्ट्रेंथ टू लर्न इंग्लिश ऑन देयर ओन. नाउ टिप्स फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर हमारे पास हिंदी सब्जेक्ट में कैसे बच्चे थोड़े थोड़े मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी घर में भी बोली जाती है और स्कूल में भी बोली जाती है। तो अगर हम उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा गाइड कर दें कि आप इंग्लिश का माहौल थोड़ा सा घर पे भी बनाएं, उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। पेरेंट्स शुड बी गाइडेड टू यूज़ मैक्सिमम वर्ड्स इन इंग्लिश। बस पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं धीरे धीरे। At home, like breakfast instead of nashta, lunch, dinner, good morning, early morning, late night, like these words to be told to parents from time to time. And they will enjoy it also, and they will use at home with the child, and it will improve the children's learning. Child will do reading loudly every day, and it should be in presence of a parent. And child will take the sign from the parent that yes, he has read that lesson on that date in front of the parent. So the parent will sign that, and this day chart will be maintained, and it should be checked by the teacher in the school also. So थोड़ा सा चेक रखने से बच्चे में ये रीडिंग की जब हैबिट जोर जोर से पढ़ने की होगी, तो जो वर्ड्स इंग्लिश के मुंह पर चढ़ जाएंगे और उसको बोलने में बहुत आसानी होने लगेगी। 2 new spoken lines should be crammed every day by the child. अगर हम 2 न्यू स्पोकन लाइन उसको सिंपल क्रैमिंग करा दें, जैसे मम्मी से जाके बोलोगे प्लीज़ गिव मी फूड मम्मी, ये लाइन ही बोलनी है आपको, हिंदी में नहीं बोलना। और मे आई गो आउट टू प्ले, अब वो मम्मी पार्क में जाऊँ बोलता है, उसकी जगह मे आई गो आउट टू प्ले, इस तरह की 2 लाइन बता दी, फिर 2 और लाइन बता दी, या बच्चे से बोला आप बताओ 2 लाइन जिसकी इंग्लिश आप चाहते हो, टीचर ने वो हेल्प कर दी, बच्चा उसको यूज़ करने लगा डे टू डे में। तो इस तरह से स्पोकन लाइन्स इंक्रीज़ होती चली जाएंगी, मुंह पे चढ़ने लगेंगी, बच्चा इंग्लिश में आसानी से बोल पाएगा। तो जब उसके आसपास के दूसरे स्कूलों के, पब्लिक स्कूलों के बच्चे उसके साथ रहेंगे और वो भी बोलेगा, तो उसका मोरल बहुत बूस्ट होगा। अब ये जो एफर्ट हमने लिए, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एनरिच्ड वोकैबुलरी, भाई घर में भी इंग्लिश के वर्ड्स बोले, बाहर भी इंग्लिश के वर्ड्स बोले, कहीं भी रहा इंग्लिश के वर्ड्स बोले, सेंटेंस में नहीं बोल रहे हैं हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो उससे एनरिच्ड हो जाएगी वोकैबुलरी उसकी। अच्छा, जब वो लाउडली रीडिंग करेगा होम में पेरेंट्स की प्रेजेंस में, तो उसकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। एंड क्रैमिंग विल एनकरेज फ्लुएंसी ऑफ द चाइल्ड। यस, जब वो रटना शुरू करता है ना, जैसे कुछ भी शब्दों को बार 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 बार, तो मुंह पे जब चढ़ती हैं वर्ड्स इजीली फिर निकलने भी शुरू हो जाते हैं, इस तरह से फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं क्लासरूम टीचिंग पे। चिल्ड्रन विल बी मेकिंग लेसन डिक्शनरी अ डे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। हम लेसन को एज इट इज़ शुरू नहीं करा देते, हम लेसन को शुरू कराने से पहले एक दिन पहले उनको बोल देते हैं कि बेट यू शुड मेक द डिक्शनरी ऑफ दिस लेसन। डिक्शनरी का मतलब कि ए वाले कौन से वर्ड आ रहे हैं लेसन में, बी वाले कौन से वर्ड आ रहे हैं, सी वाले कौन से वर्ड आ रहे हैं, ऐसे वो अपने एक शॉर्ट डिक्शनरी उस लेसन की पर्टिकुलर बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप नेक्स्ट डे लेसन शुरू करोगे, तो चाइल्ड शुड बी विल बी अवेयर ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कमिंग इन द लेसन। लिखते समय हो सकता है उसने किसी से पूछ भी लिया भाई इसका मीनिंग क्या है, या उसका मीनिंग खुद ही उसको रिकॉल हो गया हो, तो इससे आप जब लेसन रीड कराओगे तो उसे समझने में फ़ायदा होगा। वाइल रीडिंग ऑफ द लेसन मेक इट कंपल्सरी टू अंडरलाइन पास्ट टेंसेस, बिकॉज यू सी सारी बातें हमारी टेंसेस पे ही निर्भर करती है, सारी इंग्लिश की टॉक, इंग्लिश की राइटिंग टेंसेस पे निर्भर करती है। तो क्यों ना हम शुरू से ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस का नॉलेज उनको देते रहें वाइल रीडिंग विदाउट एनी स्ट्रेस। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब आप रीडिंग करा रहे हो, उनको बोलो भाई पास्ट टेंसेस को अंडरलाइन करते रहें, इसका सर्कल बनाते रहें। शुरू में उन्हें समझना नहीं है पास्ट टेंस क्या होता है, शुरू में मतलब ये बता दो भाई ईडी वाले कर दो ये, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा मीनिंग हम एक बार बताएंगे, दूसरे लेसन में बताएंगे, तीसरे लेसन में वो खुद ही इतने स्मार्ट हो जाएंगे, उन्हें समझ में आ जाएगी पास्ट टेंस किसे कहते हैं। फिर जब वो पास्ट टेंस उन्हें समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड बता दीजिए प्रेजेंट टेंस में इससे लिखा जाता है, और इसकी थर्ड फॉर्म ये होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड आया कम, केम आया, भाई स्टोरी में हमेशा पास्ट टेंस के वर्ड्स होते हैं, आपने केम को सर्कल लगवा दिया, उसके बाद बोला इसका प्रेजेंट टेंस बेटा कम होता है और इसका थर्ड फॉर्म भी कम होता है। अब गो आया तो गो के लिए वेंट आया, वेंट के लिए गो बता दिया और गॉन बता दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने गॉन बताया उनको समझाया कि देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म उसकी पास्ट टेंस वाली होती है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म थोड़ी अलग होती है। अब जैसे देखो गो, वेंट, गॉन, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, ऐसे ही वर्ड्स होते हैं। तो धीरे धीरे उनको दोनों चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक होनी शुरू हो जाएंगी
और जब आप पास्ट टेंसेस को अंडरलाइन कराएंगे तो एक्शन वर्ड उन्हें क्लियर होगा, वर्ब क्लियर होगा, प्रेजेंट टेंस क्लियर होगा एंड थर्ड फॉर्म क्लियर होगी. नाउ make them write in the copy all words more than 4 letters. Yes, this will increase their vocabulary. जब 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर तक तो आसानी से समझ में भी आ जाता है, याद भी आ जाता है. तो हम क्या करते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे एक लिस्ट सी बनवा देते हैं कागज़ पे. 4 लेटर के नीचे 4 लेटर वाले, 4, 5 के नीचे 5 लेटर वाले, ऐसे लिखो. बच्चों को एक तो स्पेलिंग की प्लेसेस क्लियर हो जाएगी, ये पता चलेगा ये 5 लेटर वर्ड्स है, इसको ऐसे याद करना है, इसको 6 लेटर वर्ड है, इस तरह से याद होगा. रीड इट विल अगेन इंक्रीज द वोकैबुलरी. रीडिंग टू बी डन इन अ स्पेशल वे. अब रीडिंग का भी एक स्पेशल तरीका अडॉप्ट करना चाहिए पढ़ाने के लिए. अंडरलाइन दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंग लाइक इन आवर लैंग्वेज. टू बी इट शुड बी टोल्ड बाय द टीचर इन द बिगनिंग. ये सब आपको एक ही 2 लेसन में करना है. 3rd लेसन में तो बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं हर चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर्स, हर नेम वॉज कर्ली लॉक. अब आप क्या कराओ, वंस देयर वॉज अ गर्ल को एक बार अंडरलाइन कराओ, फिर विथ कर्ली हेयर्स को अंडरलाइन कराओ, फिर हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स एक बार. अब ये 3 पार्ट में इससे सेंटेंस को रीड भी कराएं और बच्चा भी रीड करे तो इसी 3 पार्ट में करे. और आप जब देखेंगे अंडरस्टैंड फटाक से इंग्लिश को कर सकता है वो. अगली लाइन हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं. ही डिडंट लाइक टू वर्क ऑल डे लॉन्ग, ही sang सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. अब ये किसी टर्म के बारे में शायद वो लेसन है. तो उस केस में देखिए, अगर आप इस तरह से इसको ब्लॉक बना के रीडिंग कराएंगे, पहले आप अगर वर्ड बाय वर्ड कराना चाहते हैं कराइए. रीडिंग को पूरा आधा घंटा देना चाहिए. ये नहीं कि बस बस रीडिंग करा और आगे भाग लिए. क्यों रीडिंग को देना चाहिए? क्योंकि जब तक बच्चा रीडिंग करेगा, लेसन को अंडरस्टैंड करेगा, तभी तो सारे क्वेश्चन आंसर खुद लिखेगा. हमारा टारगेट तो खुद ही कराने का है उसको. तो जब हम 1 बार 2 बार 3 बार, मैं तो 4-4 बार रीडिंग करा देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को मीनिंग समझ में आए और उसको कॉन्फिडेंस आ जाए. किसी भी उस पूरे लेसन में से कुछ भी पूछे, उसका आंसर वो देने के काबिल हो. नेक्स्ट है क्लासरूम टीचिंग. टीचर्स टारगेट विल बी. अब ये टीचर अगर अपना टारगेट सेट कर ले कि हमें करना क्या है, हमें कैसे लर्निंग आउटपुट निकालने हैं, तभी वो काम कर पाएगा. इफ द लेसन इज़ अ पोएम, तो उसे पोएम लिखना सिखाना है. अगर लेसन आपका प्ले के फॉर्म में है तो एक छोटा प्ले लिखिए उसके लिए. अगर लेसन स्टोरी है तो उसे स्टोरी लिखना सिखाना है. ये आपका टारगेट होना चाहिए. लैंग्वेज में ही तो सीखेगा बच्चा, और किस सब्जेक्ट में सीखेगा कि पोएम कैसे लिखी जाती है, स्टोरी कैसे लिखी जाती है ना, ड्रामा कैसे लिखा जाता है. तो ये चीज़ टीचर इस चीज़ पे रखे. अगर कोई भी पोएम आया तो उससे रिलेटेड, मान लीजिए नाउ राइट 4 लाइन्स ऑन सन. ओके जी, नाउ राइट 4 लाइन्स ऑन बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का कोई पोएम है भाई, बटरफ्लाई बटरफ्लाई हाउ आर यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लाइक यू. अब आपने अपनी तरफ से 4 लाइनें बना के दी, बच्चे से बोले और 4 लाइनें इसमें जोड़ो. इस तरह से उसे पोएम लिखना सीख जाएगा. स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी क्लास में बनवानी सिखाइए कि भाई हम ऐसे बना. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल. आपने स्टार्ट किया, उसके पास 5-6 बातें उनको हिंट दे दीजिए, वो अपने आप जोड़ के स्टोरी को बना कंप्लीट कर देंगे. टीचर्स टारगेट ग्रामर पॉइंट्स इन द लेसन. लेसन में जो ग्रामर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कई बार आता है, आप देखिए डबल कोट्स वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाती है, पैसिव वॉइस की लाइन आती है. ये आपको अपना टारगेट बनाना है कि यस, इस लेसन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे इन भी चीज़ों का नॉलेज बच्चों को देना है. ये नहीं कि लेसन बढ़ा के निकल गए जी, क्वेश्चन आंसर करो, एक्सरसाइज करो. नहीं, टीचर को बहुत काम होता है अगर हम लेसन को प्रॉपरली इंग्लिश को पढ़ाएं. तो आपने अपनी तरफ से उस चीज़ को पकड़ के रखा, आपने उसको टच किया. भाई डायरेक्ट नरेशन के ये पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो डबल कोट में डायरेक्ट नरेशन आता है. भाई डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन वो होता है जो मैं तुम्हें सीधे बोलती हूँ, डोंट डू दिस, कम हियर, राम गो देयर. ये डायरेक्ट बातें हो रही है. इसको इनडायरेक्ट कहते हैं कि मैंने आपको बोला कि आप जाओ, ये हो गया इनडायरेक्ट. इस तरह से ये साथ साथ टीचर को टच करना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए टच करें, लिखाएं भी नहीं, लेकिन बोलने में तो उसको टच करना पड़ेगा. इससे बच्चे के माइंड में वो फ्रेश होती रहेगी चीज़. दूसरा है मेक सेंटेंसेस वाली बात. अब मेक सेंटेंसेस में आप इसको थोपिए मत कि तुम ये लाइन बना लो, तुम ये सेंटेंस कॉपी कर लो. बच्चे को चॉइस दीजिए. किस तरह से कि चूज़ एनी 10 वर्ड्स ऑफ योर चॉइस. आपने लेसन पढ़ाया, आपने सारे पास्ट टेंस सर्कल लगा लिए, आपने ये सारी चीज़ें इसको धीरे धीरे हिंट करके पूरा आधा घंटा रीडिंग को दिया. उसके बाद उनको चॉइस दे दो, भाई अपने तुम 10 वर्ड्स चूज़ कर लो और उनके सेंटेंस फ्रेम करके मुझे बताओ. तो क्या होगा,
एक बच्चे ने अपने 10 किए, दूसरे ने दूसरे किए, दूसरे ने तीसरे किए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल लेसन में से कम 20 वर्ड निकल आएंगे, जिससे सारे बच्चों ने अपना सेंटेंस बनाया होगा। उन सेंटेंसेस को सामने बच्चे को बुलाइए और उसको कहिए अब अपना सेंटेंस बोलो। अगर वो सेंटेंस बोल रहा है तो उसमें कोई मिस्टेक है, आप ओरली उसी समय उसको ठीक कर दो। बाकी बच्चों को बोलो वो रिपीट करे इस लाइन को। इस तरह से 20 सेंटेंस तो हर बच्चे के दिमाग में आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि आपको खुशी होगी कि मैंने कुछ नया सिखा के यहाँ से निकली हूँ। अब मेरे बच्चे अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप नहीं भी पढ़ाओगे वो घर में अपने आप, क्योंकि आपने टीचिंग मेथड उनको सिखा दिया, लर्निंग मेथड सिखा दिया, तो बच्चे अपने आप करना शुरू कर देते हैं। क्लासरूम टीचिंग में भी आपने ध्यान देना है, बुक्स की एक्सरसाइज टू बी डन इन द क्लास नॉट एट होम। क्योंकि बुक्स की एक्सरसाइज में आप बच्चों को बोलोगे रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको यही लाइनें बोलनी है, आपको उनको बताना कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब बच्चा एक से कुछ अंडरस्टैंड करेगा, दूसरा कुछ अंडरस्टैंड करेगा, तीसरा कुछ जैसे ही सही बच्चा बोल दे कोई, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, यस। अब आप उस चीज़ को लेके बोलना शुरू करो कि हाँ इसका मीनिंग ये है, अब मुझे टेल मी द आंसर। एक आंसर बताया, दूसरे ने आंसर बताया, तीसरे ने आंसर, जहाँ सही आंसर नज़र आया उसको पकड़ लो, वेरी गुड, ये है इसका आंसर। इस तरह से टीचर को पढ़ाना चाहिए। खुद आप अपने वर्ड्स, अपनी थॉट उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसाएं। आप उन्हीं के थॉट्स और उनके वर्ड्स को उठा के ले आएं, तो उससे उनको बहुत खुशी मिलती है कि मुझे आ रहा है, मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। कॉपी वर्क में भी ज़्यादा रिटर्न वर्क पे स्ट्रेस मत दीजिए। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, कंप्यूटर वर्क का ज़माना है। रिटर्न में से ज़्यादा दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में होगा तभी तो कंप्यूटर पे कुछ टाइप करेंगे। अगर टाइप करेंगे, अगर गलत भी होगा तो कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली बता देता है ये राइट है ये रॉन्ग है, वो ठीक कर लेंगे। लेकिन वो रॉन्ग लिखने की हैबिट कहाँ से आती है? थिंकिंग से आती है, सोचने से आती है, इनिशिएटिव लेने से आती है। ये इनिशिएटिव कहाँ से सिखाया? आपने सिखाया है क्लास में। बेटा यू स्पीक, गलत नहीं है, गलत भी हो तो चलेगा, तुम बोलो तो सही, सोचो तो सही, करो तो सही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए किसी आपने बोला लिखो, लाफ की स्पेलिंग लिखो, बच्चा क्या कहेगा? LAF लिख देगा सपोज करिए। लेकिन LAF लिखने शुरू तो करना चाहिए उसको। जैसे ही वो कंप्यूटर पे LAF टाइप करेगा, मैचिंग वर्ड्स उसको आ जाते हैं, वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देगा। तो ये सोचने की जो चीज़ है वो आप इंजेक्ट करेंगे उसके माइंड में, हाउ टू थिंक फॉर एनी प्रॉब्लम। ओके, now expression. One topic given related to day life and write 5 lines on it. Speak 5 lines on it. ये हैबिट रोज़ में दीजिए। एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है, अरेंजमेंट क्लास मिल रही है, बोलना शुरू करें। जितना बच्चे बोलेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। उनको बुलवाना बहुत ज़रूरी है। आप माइक का हेल्प ले सकते हैं। माइक पे बोलने में बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। छोटा छोटा माइक है, अगर स्कूल के असेंबली में यूज़ होता है, उसी को क्लास में लेके जाइए। बोलिए नाउ स्पीक 5 lines on your पापा, on your mummy, on your friend, 5 lines on yourself, 5 lines on my English book, 5 lines on a हिंदी बुक, लाइक दैट। कुछ भी बोलने का मौका दीजिए, वो बोलना शुरू करेगा माइक पे, उसको बहुत अच्छा लगेगा। Now this is an important idea. I hope you will like it. That make sentences should be given as past tense. आपको स्पेसिफिक कर देना है कि भाई पास्ट टेंस के ही सेंटेंस बना के लाने हैं आपको। तो क्या होगा, जब वो पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाएगा उसके दिमाग में होगा ये पास्ट टेंस है। इसी तरह अगला टॉपिक दे सकते हैं, मेक सेंटेंस विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ओनली। वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सीखेगा बहुत अच्छे से। जिस भी चीज़ को पढ़ाना है, सिखाना है, उसी का सेंटेंस बनवा दीजिए। मेक सेंटेंस विद प्रपोजिशंस। सो इस तरह से आपको अपने इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ कर करके बच्चों को लर्निंग करानी है। एंड दिस इज़ ये आजमाया हुआ तरीका है। आई एम ऑल्सो इंग्लिश टीचर। मैं अपनी सारी टीचिंग में रोज़ नया सीखती हूँ कि और नया सीख जाती हूँ। अरे ये तरीका तो बहुत ही अच्छा निकला, इसको और आगे यूज़ करना है। तो टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप रोज़ खुद भी नया सीखते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। आपने वो सीखा कि मैंने कौन से मेथड से बच्चों को बेस्ट लर्निंग करवाई, और बच्चा ये सीखता है कि वाह ये नया तरीका निकल गया, अब इससे मैं और आगे अच्छे से सीख जाऊँगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल। और इसी तरह आपको आगे भी वीडियो मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्रिप्शन। और ये अभी नहीं सोचा, आप फिर से सोचें। और अगर आपके पास कोई कमेंट है मेरी वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज़ लिखिए ज़रूर, चाहे वो ख़राब कमेंट हो चाहे वो अच्छा कमेंट। आपके सारे कमेंट मैं वेलकम करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी टीचिंग को इम्प्रूव करने में आपने मेरी मदद की। थैंक यू, सी यू सून।